हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन राजस्थान। माय नेम इज़ हर्षवर्धन सिंह। आज हम ज्योग्राफी के लिए एक टॉपिक लेंगे। भूगोल में चक्रवात जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं हम। साइक्लोन्स को हम ज्योग्राफिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सभी तरीके की मौसमी घटनाओं की बात करेंगे तो चक्रवात यानी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, हम जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करेंगे हम यहाँ पे, जो कि सीधी सी बात है, जैसे नाम से पता चलता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। अभी हाल ही में भारत में 2 चक्रवात आए हैं, अम्फन और निसर्ग। अगर हम उनकी भी बात ना करें तो चक्रवात जो हैं वो बहुत ही कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर है, एक प्राकृतिक आपदा है जो हर साल भारत में देखने को मिलती है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे भौगोलिक दृष्टि से, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि असल में यहाँ हो क्या रहा है, कैसे बनते हैं चक्रवात और क्या इनका मैकेनिज़्म है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे हम। तो विश्व को जो है वो मुख्य तौर से आप कुछ क्षेत्रों में बांट सकते हैं, जैसा यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं मुख्य तौर से ट्रॉपिकल जोन यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की। ये वो इलाके हैं जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य पाए जाते हैं, यानी कि मोटे मोटे तौर पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के इलाके जो हैं वो ट्रॉपिकल जोन कहलाते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेषता ये है कि यहाँ पर कभी भी सर्दियाँ नहीं होती, क्योंकि सूर्य की पर्याप्त रोशनी पूरे साल यहाँ पर रहती है, जिसकी वजह से कभी भी यहाँ पर सूर्य की टेढ़ी या तिरछी किरणें नहीं पड़ती। हमेशा सीधी सूर्य के सामने ये क्षेत्र रहता है, चाहे उस पृथ्वी की सूर्य के संदर्भ में इन रिलेशन टू सन क्या भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, हमेशा इस क्षेत्र के अंदर सूर्य की गर्मी रहती है। इस वजह से इस क्षेत्र को जो है वो हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इस ट्रॉपिकल जोन के अंदर, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर जो चक्रवात आते हैं उन्हें हम जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान होनी चाहिए वो है कोरियोलिस प्रभाव, कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स भी जिसको बोला जाता है। कोरियोलिस बल जो है पृथ्वी पर, ये प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की में बाईं ओर चलती हुई वस्तुओं को विक्षेपित करता है और चक्रवाती मौसम प्रणालियों के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। ऑन द अर्थ दिस इफेक्ट टेंड्स to deflect the moving objects to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. This is important in the formation of cyclonic weather systems. कहने का मतलब ये है कि जो भी हवा उत्तरी गोलार्ध के अंदर या पानी या कोई भी वस्तु जो चलती हुई है वो अगर उत्तरी गोलार्ध के अंदर है तो उसकी दिशा जो है, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर वो उत्तर की ओर चल रही है तो वो दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड को डाइवर्ट हो जाएगी। वहीं अगर वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है उत्तरी गोलार्ध में, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने चलने की दिशा से सीधे हाथ की ओर, यानी कि आप देख सकते हैं इस हवा के लिए सीधा हाथ क्या है, ये वाली दिशा है, तो ये हवा जो है वो हमेशा इस दिशा के अंदर मुड़ जाएगी। यानी कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो हवाएं चल रही हैं वो अगर इस तरीके से चलती हैं या फिर उसकी दिशा जो है वो ये है, तो वो अपनी दिशा से इस तरफ जो है वो बेंड हो जाएगी या फिर जो है वो इस तरफ मुड़ जाएगी। वहीं उत्तरी गोलार्ध के अंदर हवा की दिशा जो है वो ये रहेगी। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हवा की दिशा निर्धारित करने के लिए हमें इसके बारे में पता होना आवश्यक है। तो जब अगर आप ये समझ गए हैं कि किस तरीके से कोरियोलिस बल हवा को सीधे हाथ की ओर उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि राइट हैंड साइड टुवर्ड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में घुमा देता है, तो हम जो है वो आगे चलने के लिए तैयार है। आगे हम चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम बात कर रहे हैं
भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर की। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हवा किसी भी दिशा से आती हो, उत्तरी गोलार्ध में आने पर उसकी दिशा सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जब ये हवा इस तरफ जा रही थी, यानी कि इसकी दिशा क्या थी, इस तरफ थी, तो उत्तरी गोलार्ध में आते ही हवा की दिशा घूम जाती है। यानी कि चाहे हवा कैसे भी चलती हो, इस वाली तरफ चल रही हो या इस वाली तरफ चल रही हो, जैसे ही उत्तरी गोलार्ध के अंदर आएगी, क्योंकि भूमध्य रेखा को पार करते हुए उत्तरी गोलार्ध पे आएगी, तो हमारा कोरोलिस का नियम जो है वो ये कह रहा था कि ये हवा जो है वो सीधे हाथ की ओर मुड़ जाएगी। और इसी वजह से ये नियम जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव करता है हमारे चक्रवात के निर्माण के सिस्टम पे। इसीलिए हम इस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चक्रवात की स्थिति बनती है। आप देख पाएंगे इस वीडियो के अंदर, इस एनिमेशन में, कि कैसे दक्षिणी गोलार्ध की ओर से आने वाली हवाएं जब भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो उनकी दिशा जो है वो सीधे हाथ की ओर घूम जाती है। ऐसा लगभग पूरे विश्व के अंदर हो रहा है, पर आप लगभग इस पैटर्न को जो है वो समझ सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये हवाएं जब समुद्र के ऊपर से होकर गुजरती हैं तो भारत एक तरीके से बरसात लेकर आती हैं। और इस तरीके से जो है वो आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ भी अगर चलेंगी तो यही रूल फॉलो करेंगी कि अगर हवा उस तरफ से नीचे जाएगी तो वो अपनी दिशा जो है वो बदल लेगी। खैर, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। अभी उत्तरी गोलार्ध की तरफ आने वाली हवाओं की दिशा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी तरीके की हवाएं जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में आने पर सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाती हैं। अगर यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट मैं इसमें जोड़ूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हवा चलती क्यों है, तो हवा चलने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें ये लाइन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिनको भूगोल में आइसोबार्स कहा जाता है, इन लाइन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम यहाँ पर जो फोटो देख रहे हैं वो एक चक्रवात की देख रहे हैं, जिसको हमने जो है वो निसर्ग के नाम से जाना, जो मुंबई टकराया था थोड़े दिन पहले। इस चक्रवात के अंदर या इस स्थिति को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं, निम्न दाब के क्षेत्र लो प्रेशर जिनको L लिखा हुआ है, वहीं उच्च दाब के क्षेत्र हाई प्रेशर जिनको H लिखा हुआ है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर के अंदर फर्क ये होता है कि लो प्रेशर क्षेत्र यानी कि निम्न दाब का जो क्षेत्र है वहां पर समुद्र की सतह के गर्म होने की वजह से आप यहाँ पर तापमान में फर्क देख सकते हैं। जो जगह नीली होगी वो उतनी ठंडी और जो जगह जितनी गर्म उतनी ज़्यादा जो है वो लाल दिखाई पड़ती है। तो इसी वजह से ये क्षेत्र अगर नीला है या फिर इस क्षेत्र के अंदर हवा का जो तापमान है वो कम है इस क्षेत्र के मुकाबले में, तो ये क्षेत्र जो है वो उच्च दाब का क्षेत्र बनता है और ये क्षेत्र निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। मुख्य तौर से समुद्र की सतह के ऊपर जब भी किसी क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा निम्न दाब का क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर एरिया बनता है तो उस क्षेत्र में से हवा ऊपर की तरफ वायुमंडल में ऊपर की तरफ उठने लगती है। वायुमंडल में ऊपर उठती हुई हवा को भरने के लिए इस क्षेत्र की ओर से यानी कि उच्च दाब के क्षेत्र की ओर से जो है वो हवा चलने लगती है निम्न दाब के क्षेत्र की ओर, जिसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे आपसे कह रहा था, उच्च दाब का क्षेत्र है और हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर की। उत्तरी गोलार्ध के अंदर ध्यान रखिएगा, हमारा कानून ये कहता था कि हवा जिस भी दिशा में चलेगी उस दिशा से चलने वाली हवा अपने सीधे हाथ की ओर मुड़ जाएगी, राइट हैंड साइड की ओर जो है वो डिफ्लेक्स हो जाएगी। ऐसा कोरोलिस का नियम है। तो इस बात को लेकर हम इस पर ये चक्र लगाने की कोशिश करते हैं। उच्च दाब क्षेत्र की तरफ से चलने वाली हवा निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है। अब ऐसा करने के लिए जब ये हवा इस क्षेत्र से निकलेगी तो हवा की दिशा क्या है, इस तरफ,
और उसको मुड़ किस तरफ जाना चाहिए, सीधे हाथ की ओर। तो ये हवा इधर जाने की बजाय इस तरीके से इस तरफ मुड़ जाएगी। इधर से हवा इधर जाना चाह रही है, पर ऐसा होता नहीं है, हवा जो है वो सीधे हाथ की ओर मुड़ जाती है। इसी तरीके से इधर जाने वाली हवा इधर, वाली हवा सीधे हाथ की ओर मुड़ जाती है और हमें एक आकृति मिलती है, एक चक्र मिलता है, जिसको हम जो है वो देख सकते हैं। हवा की दिशा जो है वो दक्षिणावर्ती यानी कि क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हवा जो है वो उच्च दाब क्षेत्र से निकलती है और निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाने लगती है। क्योंकि निम्न दाब क्षेत्र के अंदर, लो प्रेशर एरिया के अंदर हवा ऊपर उठ रही है। इसको कुछ ऐसे समझिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर ये लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पे लो प्रेशर है और ये समुद्री सतह है, तो हाई प्रेशर की तरफ से चलने वाली हवाएं लो प्रेशर की ओर आएंगी। और क्योंकि ये लो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र का तापमान जो है वो ज्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा। यहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण के ज्यादा होने की वजह से हवा जो है वो ऊपर उठने लगेगी। इस वजह से ये हवा भी इसके साथ में ऊपर उठने लगेगी। लो प्रेशर में हवा जो है वो इस तरफ आने लगेगी। जो हाई प्रेशर से निकलने वाली हवाएं हैं वो लो प्रेशर की तरफ जाने लगेंगी और इसके अंदर जाने पर, क्योंकि ये हवा इसमें सीधे जाने की कोशिश कर रही है, वो सीधी नहीं जाएगी, वो भी सीधे हाथ की ओर मुड़ जाएगी। जब ऐसा होगा और ये निम्न दाब का क्षेत्र इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी दिशा घड़ी के घूमने की दिशा के उल्टी तरफ यानी कि पूर्वावर्ती दिशा की ओर हो जाएगी और हमें एक ऐसा तंत्र मिलेगा, ऐसा सिस्टम मिलेगा जिसके अंदर उच्च दाब से निकलने वाली हवाएं जो है वो उल्टी तरफ या घड़ी की दिशा की तरफ, और निम्न दाब से ओर चलने वाली हवाएं या निम्न दाब की तरफ चलने वाली हवाएं जो है वो लो प्रेशर के अंदर जाने के लिए घड़ी की दिशा की उल्टी तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलने लगेंगी, जिसकी वजह से हमें ये सिस्टम मिलेगा जिसे यहां पर हम चक्रवात कहते हैं। लो प्रेशर एरिया वाला जो सिस्टम है वो ही हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोन बन जाएगा, चक्रवात बन जाएगा। वहीं उसी को हवा प्रदान करने वाला जो हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब का क्षेत्र है, ये एक एंटी साइक्लोन यानी कि प्रति चक्रवात बन जाएगा। इस तरीके से यहां पर हमें ये सिस्टम मिलता है। अब इसी सिस्टम को प्रैक्टिकल तौर पे देखने के लिए हम जाएंगे पीछे। तो हम यहां पर देख सकते हैं कैसे उच्च दाब क्षेत्र में से इस तरीके से आप यहां पे देखेंगे हवा जो है वो उल्टी दिशा के अंदर जा रही है, इसकी दिशा जो है वो किस तरीके से घूम रही है। वहीं दूसरी तरफ इधर से निकलने वाली जो हवाएं हैं वो घूमकर इसके अंदर देख सकते हैं एक चक्रवात जो है वो पूर्ववर्ती दिशा के हिसाब से जो है वो यहाँ पर चक्रवात की स्थिति बना रही है। वहीं हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब के क्षेत्र में से निकलने वाली हवाएं जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर यानी कि दक्षिणावर्ती दिशा के अंदर जो है वो निकल रही है। इसको हम प्रति चक्रवात कहेंगे और इसे हम चक्रवात कहेंगे। मुख्य तौर से जब भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर, उच्च दाब और निम्न दाब के क्षेत्र बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं और इस तरीके की स्थिति बनती है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस
जगह आने वाली, चारों तरफ से इस जगह घूमकर आने वाली हवाएं बहुत तेजी से इस निम्न दाब के क्षेत्र के चारों तरफ चक्कर लगाने लगती है, और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी वजह से हमें एक चक्रवात मिलता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, निम्न दाब का क्षेत्र वहां बनता है जहां पर समुद्र की सतह बहुत ज्यादा गर्म हो। तो इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा का जो स्रोत है वो समुद्र की सतह की गर्मी रहती है और इससे निकलने वाला वाष्प रहता है। जितने ज्यादा समुद्र की सतह गर्म होगी, जितना ज्यादा वाष्पीकरण होता रहेगा, तब तक ये चक्रवात जो है वो उतना ही तीव्र होता जाएगा, उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा प्रबल होती जाएगी। क्योंकि जब तक लो प्रेशर निम्न दाब क्षेत्र बना रहेगा तब तक हाई प्रेशर उच्च दाब क्षेत्र से हवाएं इसकी ओर आती रहेंगी और वो इसके चारों तरफ जो है वो घूमती रहेंगी। जब ऐसा होगा तो हमें देखने को मिलेगा एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी स्थिति जहां पर समुद्र की सतह के गर्म होने की वजह से चारों तरफ से आने वाली हवाएं जो हैं वो इस केंद्र बिंदु जो है उसके चारों तरफ घूमती रहेंगी और जैसे ही ऊपर उठेंगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा निम्न दाब क्षेत्र लो प्रेशर एरिया के अंदर वाष्पीकरण होता रहता है, नीचे से ऊपर की ओर हवा उठती रहती है। पर वायुमंडल में ऊपर जाने पर लैप्स रेट होने की वजह से, एनवायरमेंटल लैप्स रेट होने की वजह से, टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से, जैसे जैसे वायुमंडल में आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो है वायुमंडल का तापमान गिरता जाता है। ऐसा होने की वजह से जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आने पर इस हवा के जो कण है, इसमें जो पानी है वो जो है वो बादल बनाता जाएगा। और ये बादल ऊपर जाने पर, क्योंकि वायुमंडल की ऊपरी सतह जो है यानी कि जो हमारा शोभ मंडल है उस शोभ मंडल से ऊपर नहीं जा सकती, इस वजह से ये बाहर की तरफ जो है वो आने लगेंगे। इस तरीके से यहाँ से इसमें बादलों का फॉर्मेशन यानी कि बादल बनना शुरू होंगे जो कि बाहर की ओर जो है वो जाने लगेंगे। वहीं दूसरी ओर ये हवा इस केंद्र के चारों तरफ घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी और ऊपर उठेगी। इन दोनों चीजों की वजह से एक चक्रवात का निर्माण होता है जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। इसके केंद्र की ओर में, इसके सेंटर में ये जो क्षेत्र है जो एक तरीके की कुप्पी जैसा दिखाई देता है, इसको ऊपर से देखने पर जो है वो चक्रवात की आंख बोलते हैं। इसको आई ऑफ द साइक्लोन बोला जाता है। इस आई को देखने पर ऊपर से छेद दिखाई देता है, यहाँ पर जो है वो निम्न दाब रहता है। इसकी वजह से जैसे जैसे हवा नीचे से ऊपर उठती है वैसे वैसे ऊपर हवा ठंडी होती है और यही ठंडी हवा जो है वो नीचे बैठने लगती है, जिसकी वजह से चक्रवात का दायरा बड़ा होता जाता है। ये चक्रवात जो है वो अपना विस्तार बढ़ाता जाता है, इसका एरिया, इसका क्षेत्र जो है वो बड़ा होता जाता है। इसकी वजह से हमें इस तरीके का जो है वो चक्रवात का आकार, इसका रूप मिलता है। जैसे मैंने कहा चारों तरफ से इसकी ओर में हवाएं आने लगती हैं, इसकी तरफ जो हैं वो हवाएं बढ़ने लगती हैं और ऐसा होने पर सब तरफ से आने वाली हवाएं, इधर से उच्च दाब की तरफ से आने वाली हवाएं जो हैं वो एक तरीके से समुद्र की सतह के ऊपर जो पानी है उसको भी इसकी तरफ लेकर आती हैं और समुद्र का स्तर इन इलाकों में जहां चक्रवात आता है वहां बढ़ जाता है। जैसे जैसे ऊपर के इलाके में जाने पर बादलों का निर्माण होता है वैसे वैसे ये बादल बरसात और आंधी तूफान लेकर आते हैं, जिसकी वजह से इसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा तूफान और आंधी आने लगती है। जैसे जैसे इस क्षेत्र में हवा और ऊपर से बैठने वाली हवा और नीचे से गर्म वाष्प की वजह से ये क्षेत्र जो एक तरीके से बनते हैं, इनको रेन बैंड्स कहा जाता है। इन रेन बैंड्स, इन बरसात के बादलों की वजह से मुख्य तौर से जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अपने साथ में समुद्र की लहरों को उठाते हैं, क्षेत्र को जो तटीय क्षेत्र हैं उनको क्षति पहुंचाते हैं और इस तरीके से एक चक्रवात जो है वो निर्माण होता है। जब हम यही चीज दक्षिणी गोलार्ध के अंदर करेंगे, जब हम यही चीज जो है
वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बात करेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम, तो स्थिति पलट जाती है। जैसा हमने कानून पढ़ा था, जैसा हमने कोरोलिस बल के अंदर पढ़ा था कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो भी हवा चलेगी वो अपने डायरेक्शन से लेफ्ट की तरफ जो है वो घूम जाएगी, इधर जाने की बजाय इधर चली जाएगी। इस तरीके से तो वो कानून जो है वो जब हम यहां पर लॉजिक लागू करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा, सॉरी ओके, तो हम यहाँ पे जो है वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम में एरोज में थोड़ा सा चेंज है, एरोज यहाँ पे गलत रिप्रेजेंट हुए हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ मैं क्या कहना चाहूँगा। जो हमने नदर्न हेमिस्फीयर में कंडीशन समझी थी, अब यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी उल्टी, इधर से चलने वाली हवा इधर जाने की बजाय घूम जाएगी इस वाली डायरेक्शन में, इस प्रकार से। यानी कि बाहर जाने वाली हवा अगर दक्षिणी गोलार्ध में होगी तो प्रति चक्रवात यानी कि हाई प्रेशर एरिया से निकलने वाली हवाओं का जो साइकिल है उसकी जो दिशा होगी वो हमेशा घड़ी की सुई की दिशा के उल्टी होगी। यानी कि जो हमने पहले उत्तरी गोलार्ध में बात की थी वहां पर हवा की दिशा जो है वो उल्टी थी, यानी कि घड़ी की सुई के प्रकार थी, यानी कि क्लॉकवाइज थी, यहाँ पर वो उल्टी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। जब ये हवा इस क्षेत्र से इधर की ओर जाने लगेगी तो लो प्रेशर एरिया इसको अपनी तरफ खींच लेगा, आकर्षित करेगा, और ऐसा करने पर यहाँ पर आने वाली हवाओं की दिशा जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यानी कि आप जैसा देख सकते हो हवा की दिशा क्लॉकवाइज हो गई है, यानी कि घड़ी के घूमने की दिशा हो गई है, दक्षिणावर्ती हो गई है। जैसा हमने उत्तरी गोलार्ध में देखा था कि वो वहां पर पूर्वावर्ती यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती थी, यहाँ पर वो क्लॉकवाइज हो गई है। तो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है जब हम उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाते हैं। तो स्थिति कुछ इस तरीके की बनती है कि उत्तरी गोलार्ध में जब हम चक्रवात यानी कि साइक्लोन की बात करते हैं तो उसकी दिशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर आने वाले चक्रवात साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के होते हैं, यानी कि वामावर्त दिशा के होते हैं। वहीं उत्तरी गोलार्ध के अंदर एंटी साइक्लोन यानी कि प्रति चक्रवात क्लॉकवाइज डायरेक्शन के होते हैं, दक्षिणावर्ती जो डायरेक्शन है उसके होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जब हम आ जाते हैं तो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। वही जहां चक्रवात पहले उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो थे वो वामावर्त थे, वो वहां दक्षिणी गोलार्ध में आते ही क्लॉकवाइज यानी कि उल्टे हो जाते हैं, और उनकी दिशा जो है वो सुई की घड़ी की दिशा में हो जाती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में आने वाले चक्रवात एंटी साइक्लोन जो होते हैं वो वामावर्त दिशा की तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है, जैसा हमने अभी यहाँ पे समझा, कि कोरोलिस बल इसके पीछे प्रभावी होता है। उदाहरण अगर देखेंगे तो भारत के अंदर आने वाला चक्रवात जो कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर आएगा, क्योंकि भारत मुख्य तौर से उत्तरी गोलार्ध में ही है, तो सारे ही चक्रवात जो होते हैं भारत में जो आते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दिशा के होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इस साइक्लोन को भी अच्छे से देख सकते हैं कि इस साइक्लोन की दिशा जो है जो मुंबई में आया था वो जो है वो आपकी वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। विश्व भर में भारत के अलावा प्रमुख तौर से 4 नाम हैं चक्रवातों के जो आपको ध्यान होने चाहिए। ये क्षेत्रवार बांटे गए हैं या अलग अलग क्षेत्रों में जिस हिसाब से चक्रवात आते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आप इसको मानेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो चक्रवात भारत के अंदर आते हैं उन चक्रवातों को जो है वो हम क्या कहते हैं, उन चक्रवातों को हम साइक्लोन कहते हैं। भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में आने वाले चक्रवातों को, हिंद महासागर के अंदर आने वाले चक्रवातों को जो है वो साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। वो
अरब सागर में भी आ सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में भी आ सकते हैं। जो भी चक्रवात इस वाली दिशा से इस तरीके से घूम के आते हैं, इन चक्रवातों को जो है वो हम साइक्लोन कहते हैं। दूसरी तरफ नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो आता है तूफान यानी टाइफून जो है ये प्रशांत महासागर के पास में, पैसिफिक ओशन के पास में, साउथ चाइना सी में, यहाँ पे फिलीपींस के द्वीप के पास में, इस तरीके से जो है वो चीन को आकर छूते हैं, फिलीपींस को आकर छूते हैं, इनको जो है वो टाइफून कहा जाता है। तीसरा नाम दिया गया है विली विली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इधर पश्चिमी तट की ओर से आते हैं। इस तरीके के चक्रवातों को जो है वो नाम दिया गया है विली विली। यानी कि ध्यान रखने वाली बात, इंडिया में हिंद महासागर में साइक्लोन, चीन के पास में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया के पास में विली विली, और चौथा नाम आता है हरिकेन, जो कि इस क्षेत्र के अंदर जो हमारे पास में मैक्सिको की खाड़ी है, फ्लोरिडा की खाड़ी है, इस क्षेत्र के अंदर जो उत्तरी अमेरिका के इलाके हैं, इनको जो चक्रवात छूते हैं इनको हरिकेन कहा जाता है। तो इस तरीके से विश्व भर के अंदर आने वाले चक्रवातों के बारे में हमने जो है बात की है। आई होप यू लाइक द वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।